हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, जो कि एक थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस है डिविडेंड डिसीजन की। ओके और हम लोग काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसको डिस्कस करेंगे। इसकी क्या क्या बेसिक अजम्पशन है और इसमें एक आर्बिट्रेज प्रोसेस भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी और इसका क्या क्रिटिसिज्म है। ठीक है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इससे पहले जो है मैंने आप लोगों के साथ वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उसकी जो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस फाइनेंस की, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने डिविडेंड डिसीजंस का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, तो वो आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं MM अप्रोच, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MM अप्रोच। ओके, देखो MM अप्रोच स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको जब वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल करवाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था जो डिविडेंड मॉडल्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा रेलिवेंट और एक होता है हमारा इररिलेवेंट। ठीक है, रिलेवेंट में हमने कौन सा पढ़ा था, वॉल्टर और गॉर्डन। इररिलेवेंट में अब हम पढ़ेंगे MM अप्रोच। ठीक है, देखो वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल हमने रेलिवेंट में पढ़े थे और रेलिवेंट मॉडल का क्या मीनिंग होता था कि डिविडेंड डिसीजन का फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो रेलिवेंट है कि आप कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना रिटेन कर रहे हो, तो इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मोदी-गिलानी एंड मिलर, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। उन्होंने क्या माना, उन्होंने ये माना MM अप्रोच, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो है हमारा इररिलेवेंट मॉडल है, तो इसमें ये माना जाता है कि जो आपका डिविडेंड पॉलिसी है उसका फर्म की वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में बतानी। ठीक है, मैं आपको अपनी वीडियोस में मेन चीज़ें ही बताऊंगी जो आपको लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो मोदी-गिलानी एंड मिलर के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स अर्निंग पावर एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड नॉट बाय द डिसीजन ऑफ डिवाइडिंग द अर्निंग्स इनटू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेन अर्निंग। इन्होंने सिंपल ये बोला, MM मतलब जो मोदी-गिलानी एंड मिलर दोनों ने यही बोला। उन्होंने बोला कि जो शेयर का जो प्राइस है वो हमेशा जो है अर्निंग पावर या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से ही इम्पैक्ट होगा। इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कोई भी कि हम डिविडेंड की फॉर्म में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम जो है कितना रिटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिविडेंड डिसीजन में यही पढ़ा था ना कि कितना रिटेन करके रख रहे हो और कितना डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी एजम्पशंस की। किसी भी मॉडल की जो एजम्पशंस हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर यह एजम्पशंस हम ट्रू मानेंगे तो ही ये मॉडल जो है सही वैलिड होगा। ठीक है, तो आपको किसी भी मॉडल की एजम्पशंस तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, और एजम्पशंस के ऊपर MCQ भी बन जाता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ MM मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, तो आपको पता होंगी कौन सी एजम्पशन है तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन जो है दैट इज कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट मतलब इन्होंने ये माना है कि ये जो कैपिटल मार्केट्स हैं ये परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों मानी है इन्होंने, ये बोला क्योंकि एक तो इन्वेस्टर्स रैशनल है, यानी कि वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल हो जाती है जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एक चीज़ उन्होंने और मानी कि यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। ध्यान रखना, MM अप्रोच जो है डिविडेंड पॉलिसी की, उन्होंने ये एजम्पशन मानी। कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट हैं, इन्वेस्टर्स रैशनल हैं। रैशनल का मतलब वो लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है और कोई भी फ्लोटेशन या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। ठीक है, एक ये माना है उन्होंने।
और ये भी माना है, एक चीज़ ध्यान रखना, कि नो इन्वेस्टर इज़ लार्ज इनफ टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब कोई भी इन्वेस्टर्स इतना बड़ा वो नहीं है कि वो अकेला ही जो है सिक्योरिटीज़ के मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो मैं आपको जो साथ के साथ वीडियो में कुछ आपको एडिशनल चीज़ें जो भी बताती हूँ वो आपने ज़रूर नोट डाउन करनी है साथ के साथ, ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना है। अब नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, उन्होंने ये माना या तो टैक्सेस हैं ही नहीं, देयर आर आइदर नो टैक्सेस, टैक्सेस हैं भी नहीं, और जो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स होता है और कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स होता है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक उन्होंने ये माना है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ठीक है, क्या माना है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रिस्क कॉम्प्लेक्शन है ना फर्म का वो चेंज नहीं होगा ड्यू टू न्यू इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ रिटेन अर्निंग। मतलब रिस्क कॉम्प्लेक्शन चेंज नहीं होगा अगर हम रिटेन अर्निंग में से न्यू इन्वेस्टमेंट कुछ करते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब उन्होंने फिक्स मानी है, ठीक है। और एक और देखिए उन्होंने क्या माना था, द इन्वेस्टर्स आर एबल टू फोकस फ्यूचर प्राइजेज एंड डिविडेंड्स विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया था सर्टेनिटी, मतलब जो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो फ्यूचर के जो मतलब क्या है प्रॉफिट्स वगैरह फर्म के सर्टेनिटी से बता पाएंगे, फ्यूचर शेयर प्राइजेस बता पाएंगे, डिविडेंड्स बता पाएंगे। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाली एजम्पशन है ये ड्रॉप कर ली थी, बाद में उन्होंने हटा दी थी एमएम ने, ओके। अब देखो जो सबसे मेन चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्बिट्रेज प्रोसेस यहाँ पे। अब जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, मोदिग्लानी मिलर ने बोला कि डिविडेंड डिसीजन का फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ता, चाहे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहे आप रिटेन करके रखो, इसका जो है कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये कैसे हुआ, द एसेंस ऑफ एमएम अप्रोच एज टू द इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड लाइज इन द आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये चीज़ उन्होंने आर्बिट्रेज प्रोसेस में बताई। अब इसको मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर सपोज करो व्हेन ए कंपनी पेज डिविडेंड इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। ये तो ऑब्वियस है। अब देखो कोई कंपनी है अगर वो डिविडेंड देगी तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके मार्केट प्राइस पे। अगर शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो जो कंपनी की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या है, लेकिन अब बट ड्यू टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड द फंड्स अवेलेबल टू द कंपनी टू फाइनेंस इट्स प्रोजेक्ट्स विल फॉल शॉर्ट। अब आप ये देखो, आपने जो पैसा फंड्स थे वो आपने डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कंपनी ने। अब क्या है कि फंड्स उसके पास कम रह गए हैं। अब इन जो फंड्स कम रह गए हैं तो कंपनी को नए इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। सो टू मीट द शॉर्टेज ऑफ द फंड्स द कंपनी वुड इशू न्यू इक्विटी शेयर्स। तब क्या करना पड़ेगा, कंपनी को नए इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब देखो जब कंपनी को नए इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, सो जो द इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट, ठीक है, विच रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। सिंपल सी बात है। अब आप ये देखिए पहले मार्केट प्राइस शेयर्स का बढ़ गया था, क्यों बढ़ गया था, क्योंकि डिविडेंड कंपनी पे कर रही थी। लेकिन अब कंपनी के पास से पैसे नहीं रहे तो उसको नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब नए शेयर्स इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो दस इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ड्यू टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल बी ऑफसेट बाय द डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ड्यू टू द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। इसी को ही तो हम आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं। ऑफसेट हो गया ना ये चीज़, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस है बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड वुड बी द सेम, तो वो सेम ही रहेगा। सो द शेयर होल्डर्स वुड बी इनडिफरेंट, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे अर्निंग को रिटेन करके रखो, अकॉर्डिंग टू एमएम उन्होंने जो आर्बिट्रेज प्रोसेस बताई है। देखिए अब हम पढ़ेंगे एमएम अप्रोच की, जो एमएम अप्रोच है डिविडेंड पॉलिसी की, उसका अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्योंकि देखो जो इसके एजम्पशंस है ना उसी के बेसिस पे ही इसका क्रिटिसिज्म होगा कि जो जो इन्होंने एजम्पशंस मानी हैं तो क्या वो जो एजम्पशंस हैं वो सही है
क्रिटिसाइज किया जाएगा उनको, क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो देखो। सबसे पहला है टैक्स इफेक्ट। हमने अजम्पशन में क्या पढ़ा कि एमएम ने ये माना कि देयर आर नो टैक्सेस, एक तो उन्होंने ये माना, और जो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स होगा और जो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स होगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जबकि अगर हम इन रियलिटी की बात करें तो ऐसा नहीं होता, टैक्सेस तो होते ही हैं, ठीक है। यानी कि रिटेंशन ऑफ अर्निंग या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उन्होंने क्या माना कि ये टैक्स ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ की, दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। अब आप ये देखो, एमएम ने एज्यूम क्या किया था कि कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, मतलब उन्होंने ये माना कि कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती। इसका मतलब जो इंटरनल फाइनेंसिंग है और जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो उन्होंने क्या मानी, मतलब उसकी जो कॉस्ट है इक्वल है। इसका मतलब व्हेन द फर्म पेज डिविडेंड एक्सटर्नल फंड्स कैन बी रेज्ड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। उन्होंने मतलब ये बोला, यानी कि जब कंपनी नए मतलब डिविडेंड दे देती है, तो जब डिविडेंड दे देती है तो जब वो नए शेयर्स इशू करेगी, तो जब नए शेयर्स इशू करेगी उनके थ्रू वो एक एक्सटर्नल फंड्स के थ्रू इक्वल अमाउंट जो है वो रेज कर लेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इंटरनल फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कभी भी क्या नहीं हो सकते। देखिए, जो इंटरनल फाइनेंसिंग है और एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट में जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी अंडरराइटिंग कमीशन आ गई, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन हो गई, ब्रोकरेज हो गई, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो आते हैं जब हम मतलब एक्सटर्नली फिनेंसिंग करते हैं, ठीक है। सो जो भी हमारी नए शेयर्स के इशू करने से नेट प्रोसीड्स होगी वो कम होगी फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। सो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो कॉस्टलियर पड़ेगी देन इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब रिटेन अर्निंग, तो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो कॉस्टलियर पड़ेगी ड्यू टू फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये भी एक उनकी क्या है, क्रिटिसिज्म है, ओके। नेक्स्ट जो उनकी असम्पशन है वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। अब आप ये समझिए, एमएम अप्रोच में ये माना गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या माना था, परफेक्ट कैपिटल मार्केट माना था। बट अगर हम बात करें रियल लाइफ की तो ऐसा परफेक्ट कैपिटल मार्केट जैसा कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखिए, एज अ शेयर होल्डर अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, डिविडेंड नहीं मिलेगा तो आपको अपनी जो करंट फंड्स रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने शेयर्स को सेल करेंगे। जब आप शेयर को सेल करते हैं ना तो उस पर जो ब्रोकरेज वगैरह आप पे करते हैं वही तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। अब जब आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर रहे हैं तो आपको उतनी ही इनकम के लिए ज़्यादा शेयर्स अपने देने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी महंगी हो गई, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको पता है शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है। इसीलिए जो आपके शेयर होल्डर्स है ना वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रेदर देन रिटेंशन ऑफ अर्निंग। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो इनडिफरेंट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे अर्निंग को रिटेन करो, उनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट हमारी क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन। इसमें आप लोग ये देखिए, इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है कि कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, लाइक जैसे LIC है, ठीक है। अब LIC है वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी जो डिविडेंड्स देती हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोग डिविडेंड दो चाहे ना दो उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो उनका तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नियर डिविडेंड इज प्रेफर्ड देन डिस्टेंट डिविडेंड। नियर डिविडेंड का मतलब करंट में जो आपको डिविडेंड मिलेगा, डिस्टेंट मतलब जो फ्यूचर में मिलेगा। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर हम अर्निंग को रिटेन करके रखेंगे, ठीक है, आपने अर्निंग को रिटेन करके रखा तो इससे जो है, अब हो सकता है अर्निंग को रिटेन करके रखा तो आपके जो शेयर्स हैं, जो मतलब शेयर होल्डर्स के शेयर्स हैं, उनका जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगा, तो उससे आपको कैपिटल गेन हो सकता है, ठीक है, कैपिटल गेन होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, फ्यूचर तो हमारा क्या है, जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है। फ्यूचर क्या है हमारा, अनसर्टेन है।
इसमें क्या होगा, तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो ये शेयर होल्डर्स के माइंड में हमेशा डिविडेंड मतलब अनसर्टेनिटी रहती है, इसीलिए वो लोग जो है नियर डिविडेंड को प्रेफरेंस देते हैं रेदर देन डिस्टेंट डिविडेंड। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो इनडिफरेंट है टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड रिटेंशन ऑफ अर्निंग। ठीक है, हमने पढ़ा भी था अ बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश, यानी कि प्रेजेंट डिविडेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बजाय कि फ्यूचर डिविडेंड के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल वैल्यू ऑफ डिविडेंड। अब इसमें क्या है कि कई बार जो है डिविडेंड्स ये मतलब सिर्फ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार जो डिविडेंड है ना वो इन्वेस्टर्स को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। डिविडेंड क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में अंदाज़ा लगाने के बारे में। ठीक है, अब कंपनी अगर मान लो डिविडेंड का रेट बढ़ा रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो इन्वेस्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ गई है, तो वो फ्यूचर में भी बढ़ाते रहेंगे, तो इससे एक फेवरेबल इफेक्ट आ जाएगा शेयर्स के मार्केट प्राइस पे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज हो जाता है तो जो इन्वेस्टर्स है वो ये सोचेंगे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो डिक्लाइन हो गई है, जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में बताया है। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।